नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। जैसा कि पिछले वीडियो में जो अपने बनाए काफ़ी सारी चर्चा अपने उस वीडियो में की थी कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, रणनीतिक रूप से तैयारी करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर हम ये सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो सफल होता है, तो ये कहीं न कहीं एक तरह से ये कि आप मुगालते में हैं। दूसरी बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो सफल होता है। तो इन दोनों में यूँ कहें कि दोनों की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक रणनीति ज़रूरी है। और आज का जो वीडियो है उसमें हम विशेष रूप से जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से, उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है। कुछ कमेंट भी मैंने देखे तो उनके अनुसार उन्होंने पूछा कि कुछ महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण कवियों की अगर हम बात करें तो देखें कि अगर हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, अगर उसमें मिश्रबंधु को हम उठाएं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था, बड़ा भारी ग्रंथ उससे बताया था, और उसमें कम से कम उन्होंने 5000 कवियों का जीवन चरित्र दिया। और स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने कम से कम 1000 कवियों का जीवन चरित्र दिया है। तो कौन से महत्वपूर्ण है, ये अच्छा सवाल भी है कि महत्वपूर्ण कौन सा कवि है जिसको हम पढ़ें और जो परीक्षा के लायक या फिर उसकी दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल हम बात करते हैं प्राचीन कवि और आधुनिक कवि पर। अगर हम रीतिकाल के कवियों का तक का वर्गीकरण कर दें तो रीतिकाल से पहले पहले जो भी कवि हैं वो सब के सब प्राचीन कवि हैं, और रीतिकाल के बाद 1857 की क्रांति और भारतेंदु का उदय, उसके बाद से अब तक के जितने भी कवि हैं उनको मैंने सुविधा के तौर पर रीतिकाल वाले को प्राचीन कवि कह दिया है, और 1857 के बाद भारतेंदु से लेकर के अब तक के जितने भी हैं वो आधुनिक कवि हैं। तो उनकी के बारे में वीडियो, अगला वीडियो उसके बारे में होगा, आधुनिक के बारे में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्राचीन कवियों के बारे में कि किन किन जो आदिकाल और भक्तिकाल, जो रीतिकाल है, तीनों कालों में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको खास तौर से हमको पढ़ना है और याद करना है। पहले मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है, फिर थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करेंगे। अगर हम ये जो कवि की जो लिस्ट जो मैं बता रहा हूँ, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, उनके बगैर हिंदी साहित्य के रीतिकाल तक का जो भाग है वो अधूरा है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं चंद्रवरदाई, जिनको आपको पढ़ना है। और ख़ास तौर से ये जो कवि हैं जिनके बारे में आपको विशेष रूप से दृष्टि देखनी है और जिनके बारे में आपको विशेष रूप से तैयारी करनी है। बाकी छुटकर जो फुटकर है उनके बारे में अपन देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, पहले हैं चंद्रवरदाई, और जो आदिकाल का जो रासो साहित्य है उनके पहले नंबर पे आते हैं, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा। फिर आते हैं विद्यापति, मैथिली कोकिल जिनको अपन कहते हैं। फिर आते हैं कबीर, भक्ति काल के, जायसी, सुर और तुलसी, इनके बारे में विस्तृत रूप से थोड़ी सी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। फिर आते हैं मीरा, फिर उसके बाद रीतिकाल के केशव, फिर नंददास, फिर रसखान, उसके बाद रहीम, फिर बिहारी, भूषण, देव, मतीराम, गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ये वो कवि हैं जिनके बगैर हिंदी साहित्य का रीतिकाल तक की जो परंपरा चली वो अधूरी है। इनको अब विशेष रूप से अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा हम इस पर थोड़ा सा विस्तृत अब फोकस डालेंगे कि महत्वपूर्ण कवि तो वो है ही है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खास तौर से ध्यान रखनी है रीतिकाल तक। देखिए, एक बात यहाँ ये भी है कि रीतिकाल तक का जो साहित्य है हिंदी साहित्य में, वहाँ से क्वेश्चन यूँ कह लीजिए कि अगर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन में से यकीनन 40 या फिर 35 क्वेश्चन ही रीतिकाल तक के होंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब के सब आधुनिक काल पे बनेंगे, क्योंकि उस समय तक जो साहित्य लिखा जा रहा था वो सिर्फ एक ही 2-3 भाषाओं में जो लिखा गया, पहली बात तो ये। दूसरा ये भी है कि वो जो साहित्य था वो खास तौर से पद्य था, गद्य में कोई रचना मिली नहीं। और फिर उसके बाद आधुनिक काल के बाद जो अनेक जो विविध विधाएं, साहित्य की जो विविध विधाओं का जो कह सकते हैं कि जन्म हुआ, वो भी आधुनिक काल के बाद है। तो बहुत सारी साहित्य की विधाएं बन गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने का एक मटेरियल जो है वो आधुनिक काल के बाद ज़्यादा है, इसलिए रीतिकाल तक के क्वेश्चन कह सकते हैं कि अब 10-20%, 30% ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब 30% है तो इम्पोर्टेंट तो ही है। इसलिए खास बात ये ध्यान रखने वाले। तो अब इसमें हम थोड़ा सा कि प्राचीन काल के जितने भी कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या साहित्य में क्या क्या खास है, जहाँ आपको थोड़ा फोकस देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन अब तक बने हैं, पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें भी इन्होंने इनको फोकस किया, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आप ज़रूर इसको देखें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले
चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन कवि पर। तो पहले आदिकाल में, आदिकाल का जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, जितने भी रासो ग्रंथ हैं उनके जो रचयिता हैं और उनकी जो विषय वस्तु है खास खास तौर से वो आपको देखनी है। पूरा पूरा ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से जिनको अपन सबसे जो तरजीह देने वाले हैं वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई का। फिर आदिकाल में कुछ जैन साहित्य है जिसे रास साहित्य कहते हैं। किस प्रकार से रास की उत्पत्ति कैसे हुई और रासों की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी थोड़ा सा देखने वाली बात है, जिसमें देवसेन, शालिभद्र सूरी, जिनीधर्म सूरी और सुमिति गणी के जो भी जैन साहित्य जो है वो आपको देखना है। सिद्ध साहित्य की बात करें तो 84 सिद्धों में सहरपा, शोईप, जो अपने शबरपा हैं वो लोईपा है। उनके जो जितने भी ग्रंथ हैं, खासतौर से तो सहरपा, क्योंकि वो हिंदी के पहले कवि हैं, तो उनको फोकस करना है। बाकी अब तक जैसे कि शबरपा या फिर लोईपा की रचनाएं पूछी नहीं गई है, लेकिन खास तौर से आप सहरपा पर फोकस करें और दूसरे की भी जो अगर 5-7 ऐसे हैं सिद्ध जिनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया है या फिर कह सकते हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। फिर आगे आते हैं नाथ साहित्य में, एक ही नाम आता है गोरखनाथ। तो नाथों में आपको गोरखनाथ को प्रमुखता से पढ़ना है। पीताम्बर दत्त जो बड़तवाल है उन्होंने उनकी जो रचना है उनका संग्रह किया है गोरखनाथ की। और इसके बाद आदिकाल में कुछ गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य में वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, राहुल वेल, रोड़ा कवि। असल में अगर हम बात करें तो आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल में खास तौर से इनकी रचनाओं और रचनाकारों के नाम ही हैं। मतलब अंदरूनी जो चीज़ें हैं खास तौर से इनकी रचनाओं के अंदर की चीज़ें पूछी नहीं जाती या फिर बहुत कम पूछी गई है, तो ज़्यादा उसमें अपन को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक सरसरी निगाह से आपको ऊपर से देखना है कि चीज़ें हैं क्या है, क्योंकि बात ज़्यादातर समस्याएं आती है आधुनिक काल में। और फिर इनको पढ़ने के बाद आदिकाल में फिर हम बात करते हैं तो आदिकाल की जो सबसे प्राचीन जो हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो को आपको विशेष रूप से ध्यान देना। उनकी कुछ रचनाएं जो मुकरियाँ हैं वो जो पूछी जाती है उस पर। फिर मैथिल कोकिल कहने वाले विद्यापति आ जाती हैं। विद्यापति का जिक्र पहले मैंने जो कवि बताए हैं लिस्ट में उन पर भी मैंने कर दिया है। विद्यापति जो मैथिली भाषा के, जिनकी जो कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो उनकी रचनाएं हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। फिर उसके बाद आते हैं हम आदिकाल में जो भी है, मतलब नगेंद्र ने भी काफ़ी अच्छा दिया है, आचार्य शुक्ल ने भी दे रखा है, तो वो जो चीज़ें हैं जो बहुत कम है, लिमिटेड है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। आप पढ़ेंगे तो 2-3 बार 4 बार रिवाइज करने पे अभ्यास में थोड़ा धीरे धीरे याद होने लगती है। फिर हम आगे चलते हैं भक्तिकाल पर। तो भक्तिकाल का उदय के कारणों पर आपको प्रकाश डालना है कि किस प्रकार से भक्तिकाल का उदय हुआ, दक्षिण में कौन आलावार और नैनवार जो संत थे वहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। फिर उदय के शुरुआती दौर में जहाँ से पहले जो संत जो महाराष्ट्र के में पैदा हुए नामदेव, उन पे थोड़ा सा फोकस। फिर भक्तिकाल को, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा इनके दो जो भेद किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने वापस बांटा ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्यधारा, तो संत और सूफी। तो ये थोड़ा सी फोकस करना है। संत काव्यधारा में कौन कौन है, खासतौर से कबीर, रैदास, नानक, हरिदास, निरंजनी, दादू, मलुकदास और सुंदरदास। इनकी भी खास तौर से कह सकते हैं कि रचनाएं अभी पूछ रहे हैं। कह सकते हैं कि अभी तक जो आरपीएससी है वो ज़्यादा डीपली नहीं जा रही है, मतलब जितना खोद करके क्वेश्चन वो नहीं पूछ रही है। इस बार का अगर आप जो कॉलेज लेक्चर का जो पेपर हुआ है आरपीएससी ने जो डिज़ाइन किया वो वाकई काबिल तारीफ़ था, देखना आपको लगेगा। फिर हम आगे बढ़ें तो सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा में आपने ये देख लिया, तो संत काव्य में ये सारे के सारे संत हैं, कबीर, रैदास, नानक वगैरह, इनको अपन को देखना है। फिर सूफी काव्यधारा में जितने भी सूफी जो संत हुए हैं उनके जो ग्रंथ हैं अब तक वही पूछा है, मतलब सिर्फ यूँ कह सकते हैं कि असाइद, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, ईश्वरदास, मंजन, जायसी की पद्मावत में जो नागमती है तो उसके बारे में पूछा है कि कौन सी वो रानी थी, तो इनके भी अभी तक नाम ही पूछ रहे हैं, वो ज़्यादा डीपली जा नहीं रहे हैं। फिर अगर हम आ जाते हैं सगुण काव्यधारा, तो सगुण काव्यधारा की और निर्गुण काव्यधारा की विशेषताओं पर आपको एक नज़र डालनी है कि क्या क्या इनकी विशेषता रही है। फिर सगुण में राम काव्य है और कृष्ण काव्य है, तो राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है और कृष्ण काव्य के सूरदास हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अपन को फोकस करना है, प्रतिनिधि जो कवि हैं उन पे तो फोकस करनी है। तो कृष्ण भक्ति में सूरदास आ जाते हैं, और सूरदास क्योंकि अष्टचाप के कवि हैं तो अष्टचाप के सारे जो भी कवि हैं उनके बारे में आपको पढ़ना ही है, वो सारे के सारे दे ही रखे। फिर अष्टचाप के बाद अगर हम कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो रसकान आते हैं और मीराबाई आ जाती है। तो यहाँ पे पूरा कृष्ण काव्य आपको थोड़ा एक बार गौर करके देखने लायक बनाना है। दूसरा है राम भक्ति। राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े जो कवि हैं वो तुलसीदास है, आप सब जानती हैं। फिर उसके बाद रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, केशवदास, सेनापति, नाभादास और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि।
हाँ, तो राम भक्त जो कवि हैं वो उसमें है रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, सेनापति, नाभादास। असल में क्या है कि अगर केशवदास की बात करें तो ये भी, क्योंकि उन्होंने रामचंद्रिका लिखी तो वो राम भक्ति शाखा में उनको तुलसीदास उन्होंने क्या शुक्ल ने शामिल किया है। फिर सेनापति भी इसमें शामिल है क्योंकि उनकी कोई कुछ रचना है। वैसे तो सेनापति का नाम ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन कवित रत्नाकर में कुछ उनके जो पद हैं वो मधुर प्रसंगों का उन्होंने उपयोग किया है। फिर नाभादास, और सबसे अंत में आते हैं राम भक्ति शाखा के सबसे बड़ी प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। यहाँ के बाद यूँ कह सकते हैं कि तुलसीदास के बाद भक्ति काल का एंड हो जाता है, क्योंकि वो एक सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस का सृजन करते हैं। और इसके बाद जो रीतिकाल का प्रारंभ होता है, तो रीतिकाल को तीन भागों में कह सकते हैं कि धाराओं में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध की बात करें तो उसमें एकमात्र कवि हैं बिहारी, और उसके बाद बात करें रीति मुक्त की तो गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये चारों आते हैं। और उसके बाद जितने भी बचे हैं, यानी कि जिन्होंने परंपरा से जो रीति से बंधे हुए होकर के जो लक्षण ग्रंथ यानी कि काव्यांग विवेचन जो किया था, उनको सबको रीतिबद्ध कहा जाता है, जिसमें केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, ये सब के सब रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। और इस प्रकार से रीतिकाल तक के जितने भी कवि हैं, वैसे तो ज़्यादा नाम अगर अपन खींचतान के भी लेवें तो भी मुझे नहीं लगता कि 50 से ज़्यादा हैं। आप गौर करके देखिएगा, 50, 16, 17 नाम मैंने बताया। जैसे कि मैंने जो पहले जो लिस्ट बताई थी उसमें विद्यापति, कबीर, जायसी, मिर्जा रसखान, तो 16-17 नाम मैंने बताए। इसके अलावा जो मैंने छोटे छोटे जो फुटकर बताए, कुछ रचनाकार है, कुछ रचनाएँ हैं उनकी, तो आप खींचतान के 50 तक ही पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और खींचेंगे तो 60 तक पहुँच जाएंगे। इससे ज़्यादा कवि या फिर लेखक या फिर रीतिकाल से पहले नहीं मिलते जो कि महत्वपूर्ण हो। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। तो अब बात आती है आधुनिक काल की, क्योंकि आधुनिक काल में भारतेंदु से लेकर के अब तक हज़ारों कवि हैं और अभी भी लिख रहे हैं और लिखे जा चुके हैं। और ख़ास तौर से कहें कि आप आज़ादी के बाद तो महिला लेखिकाओं की भी बड़ा योगदान रहा। तो इससे पहले आपको कहीं महिलाएं, खास तौर से मीरा आपको अब तक देखने को मिलेगी, या फिर अगर हम आलावार जो संत हैं दक्षिण में, वहाँ पे एक अंडाल, एक जो स्त्री है उनका नाम अंडाल, वो आपको देखने की मिलेगी। बाकी कहीं पे महिलाओं का वर्चस्व नहीं मिलता और न ही कोई महिलाएं आती है हिंदी साहित्य के इतिहास में। लेकिन 1950 के बाद, खास तौर से 50 के बाद क्रांति अगर हम देखें तो कई सारी महिलाएं हिंदी साहित्य में लेखन के लिए जागरूक दिखती है। इसलिए अब अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे आधुनिक काल के जो कवि हैं कि उनमें अपन किसको महत्वपूर्ण समझे या माने, कि क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ना चाहिए और किसको किस संदर्भ में देखना चाहिए। प्रेमचंद को अगर अपन कविता के क्षेत्र में दौड़ाएंगे तो है ही नहीं, उन्होंने कविताएं लिखी नहीं। तो प्रेमचंद कहानी या फिर कथाकार हैं, तो उनको कथाकार के क्षेत्र में अगर अज्ञेय का नाम आता है तो उन्होंने कविताएँ भी लिखी है और कहानियाँ भी लिखी है। फिर उनको किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से कवि हैं या फिर जो लेखक हैं जो जिस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है उनको उसी क्षेत्र में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लीजिए जयशंकर प्रसाद है, तो जयशंकर प्रसाद दोनों ओर है। ऐसे कवि कौन कौन है दोनों ओर से हैं, जो जिन्होंने कविताएं भी लिखी है और कथाएं भी। तो क्या क्वेश्चन किसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बन सकता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम आधुनिक काल पे कुछ ठोस बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।